हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक फैंटेसी और हॉरर सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है सुपरनैचुरल। बहुत ही हिट टीवी सीरीज़ रही है ये, और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। इसे ज़रूर देखिए। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। दो भाई हैं जो अपने पिता की तरह हंटर्स बन जाते हैं, और ये लोग हंट करते हैं मॉन्स्टर्स, डीमंस और गॉड्स जो कि धरती पर घूमते रहते हैं। और इससे पहले हम कहानी की बात शुरू करें, आप लोग जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। अब कहानी की बात करते हैं। तो इसमें दो भाई दिखाए गए हैं जिनका नाम है सैम और डीन विंचेस्टर। इनके पिता का नाम है जॉन विंचेस्टर और माँ का नाम है मैरी विंचेस्टर। दोनों भाइयों में डीन विंचेस्टर बड़ा है और वो 4 साल बड़ा है सैम से। तो जब सैम 6 महीने का ही था और डीन 4 साल का, तब मैरी विंचेस्टर पर किसी डीमन ने हमला करके उसे मार दिया था। डीमन माने राक्षस। और जॉन उसे बचा नहीं पाया। फिर जॉन ने जब बहुत तहकीकात की तो उसे पता चला कि एक डीमन ने उसकी वाइफ को मारा है, और बस तभी से वो कसम खाता है कि वो अपने बीवी के मर्डर का बदला लेगा, और वो हंटर बन जाता है। इसमें हंटर्स का कंसेप्ट कुछ ऐसा है। ये लोग जो बुरी आत्माएं यानी कि घोस्ट्स या बुरे स्पिरिट्स, राक्षस, वैम्पायर, वेयरवुल्व्स और भी जो तरह तरह के बुरे किस्म के प्राणी हैं इस दुनिया में, उन्हें ये लोग मारते हैं। तो ऐसी बुरी चीज़ों को इसमें इंग्लिश में सुपरनैचुरल बीइंग्स कहते हैं। सुपरनैचुरल का बुरे भाव में मतलब है अप्राकृतिक या अमानवीय प्राणी, इसलिए इस टीवी सीरीज़ का नाम सुपरनैचुरल पड़ा है। अब आगे की कहानी की बात करते हैं। अब जॉन विंचेस्टर हंटर बन गया है और इसमें हंटर्स के ग्रुप्स दिखाए गए हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं हंटर्स के, और इन लोगों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। ये लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, और जब भी कहीं कोई अननेचुरल एक्टिविटी का पता चलता है या किसी जगह पर लोगों की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो रही है और उसका कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर ये हंटर्स वहाँ जाके उस सुपरनैचुरल बीइंग को पकड़ते हैं और उसे मार देते हैं। तो ऐसे ही जॉन भी अपने बच्चों के साथ अलग अलग जगह घूमता रहता है मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए। और चूंकि बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं हंटर्स के, तो इसमें एज सच कोई बहुत बड़ी मेन कास्ट नहीं है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, जॉन अपने बच्चों सैम और डीन को भी हंटर बनने की ट्रेनिंग देता रहता है। अब एक दिन जॉन अपने बच्चों को एक मोटल में छोड़ के ऐसे ही किसी केस पर जाता है, और फिर वो कभी वापस नहीं आता। उस समय डीन की उम्र होती है 26 साल और सैम ऑलरेडी उन दोनों से अलग हो चुका है और वो लॉ स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है। जैसे ही जॉन गायब होता है तो डीन फिर सैम के पास मदद मांगने के लिए जाता है कि जॉन को ढूंढने में सैम उसकी मदद करे, लेकिन सैम को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर जब सैम की गर्लफ्रेंड का मर्डर वैसे ही होता है जैसे कि उसकी माँ का हुआ था, तो फिर वो डीन के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ से कहानी मेन वाली शुरू होती है। तो सैम और डीन की हंटर की एक जोड़ी है, और काइंड ऑफ यही मेन और लीड कास्ट है सीरीज के। बाद में वैसे इनके साथ एक एंजल भी आके जुड़ जाता है। बाकी इसमें ढेर सारे रिकरिंग कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स आते जाते रहते हैं सीरीज में। सैम का किरदार निभाया है जेरेड पैडेलेकी ने, और डीन का किरदार निभाया है जेनसन एकल्स ने। जेनसन एकल्स को आप लोग आजकल द बॉयज़ वाली सीरीज से जानते होंगे। वो अभी सीज़न 3 में ही आए हैं। वो इसमें सुपर सोल्जर की भूमिका निभा रहे हैं। द बॉयज़ भी बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है, उसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को आगे आने वाले एपिसोड्स में दूंगा। और जो इनके साथ एंजल जुड़ा है उसका इसमें नाम है कैस्टियल। शॉर्ट में उसे सब कैस बुलाते हैं, और उनका किरदार निभाया है मीशा कॉलिंस ने। तो इसकी मेन कहानी 5th सीजन में ही वैसे खत्म हो जाती है, और इसके जो शो रनर थे एरिक क्रिप्की, वो 5th सीजन के बाद छोड़कर चले आते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे शो रनर्स रहे हैं, और इसके टोटल 15 सीजन्स आए हैं। ये लॉन्गेस्ट रनिंग फैंटेसी सीरीज है अब तक का। इसमें 327 एपिसोड्स हैं, और ये चला है 2005 से 2020 तक। हाँ, तो इसकी कहानी या एपिसोड्स का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि हर एपिसोड में कहीं बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं, और सैम काइंड ऑफ इसमें दिमाग है टीम का, यानी कि सारी रिसर्च सुपर नेचुरल बीइंग से रिलेटेड सैम ही करता है। और डीन काइंड ऑफ एक्शन लेने में सबसे आगे रहता है। वैसे तो सैम भी एक्शन लेने में घबराता नहीं, बट इनके कैरेक्टर्स को विस्तार से थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आप लोग को। हाँ, तो सैम हमेशा न्यूज़ वगैरह पढ़ता रहता है या देखता रहता है, और इंटरनेट पर भी वो ढूंढता रहता है कि किस जगह मर्डर्स हो रहे हैं, या अगर किसी न्यूज़ में किसी ने कोई भूत वगैरह देखा है तो फिर सैम और डीन उस जगह पर अपनी कार से जाते हैं और वहाँ जाके उस केस को सॉल्व करते हैं।
मोस्टली ये लोग FBI एजेंट्स को इम्पर्सनेट करते हैं, यानी कि FBI की नकली आइडेंटिटी लेके केस से रिलेटेड छानबीन करते हैं। और फिर जो भी सुपर नेचुरल बीइंग वो मर्डर्स कर रहा है या उसे देखा गया है, उसको पकड़ के ये लोग उसे मार डालते हैं। तो मोस्टली इनका स्टेप वाइज प्लान कुछ ऐसा रहता है कि सबसे पहले तो जिसका मर्डर हुआ है उनके फ्रेंड्स या फैमिली वालों से बात करना, फिर ये जानने की कोशिश करना कि किस तरह का सुपर नेचुरल बीइंग लोगों को मार रहा है, मतलब कि वो भूत है या मॉन्स्टर है या कोई स्पिरिट है या वैम्पायर है या वेयरवुल्फ है, और भी ढेर सारे तरीके के इसमें सुपर नेचुरल बीइंग्स दिखाए हैं। फिर ये पता लगाना कि वो क्यों लोगों को मार रहा है और फिर उसको मारने का तरीका ढूंढते हैं। क्योंकि ये लोग सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं तो इतनी आसानी से तो मरेंगे नहीं, इनको मारने का भी कुछ स्पेशल तरीका होगा, इसलिए उसका पता लगाते हैं और फिर उसे सैम और डीन मार डालते हैं। और ये सब कुछ एक ही एपिसोड में होता है। तो इसी तरह हर एपिसोड में ये लोग अलग अलग केसेस सॉल्व करते हैं और एक बड़ी कहानी थ्रू आउट द सीजन चलती रहती है। जैसे मैंने डॉक्टर हू के रिव्यू वाले एपिसोड में बताया था ना, वैसे ही इसमें एक बड़ा विलेन होता है जिसका केस पूरी सीरीज में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और फिर लास्ट के 1-2 एपिसोड्स में वो भी सॉल्व हो जाता है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इसमें सुपर नेचुरल बीइंग्स तो आते ही है और इसमें एंजल्स और गॉड्स भी आते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि एंजल्स हेवन को बिलोंग करते हैं और डीमंस हेल को, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं स्वर्ग के दूत और नरक के दूत। मतलब जितने भी सुपर नेचुरल बीइंग्स के बारे में आप लोग सोच सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ही दिखाया गया है सीरीज में। और सबसे मज़े की बात, इस सीरीज में मेन कास्ट या फिर जो रिपीटिंग कैरेक्टर्स भी है वो मरते ही नहीं है, एक्चुअली में मरते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं। एक समय पर ऐसा हो जाएगा कि आपको ना थोड़ा सा कॉमेडी लगने लगेगा और जब भी कोई कैरेक्टर मरेगा आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो फिर वापस किसी ना किसी तरीके से जिंदा हो जाएगा आने वाले एपिसोड्स में। एनीवे, अब थोड़ा सा डीन और सैम के बारे में बात करते हैं। डीन विंचेस्टर दोनों भाइयों में बड़ा भाई है। तो एक्चुअली बैक स्टोरी थोड़ा सा और बताता हूँ। तो जब डीमन ने मैरी पर हमला किया तो जॉन ने डीन से कहा कि उसे सैम को प्रोटेक्ट करना है उस डीमन से। और हाँ, जिस डीमन ने इसमें मैरी पर हमला किया था उसका नाम है अजेजल। जब डीमन मैरी पर हमला करता है तो किसी तरह तो घर में आग लग जाती है और जॉन मैरी को नहीं बचा पाता। लेकिन जब जॉन ने डीन को सैम को बचाने के लिए कहा था तो डीन ने उसे अपनी एक लाइफ लॉन्ग जिम्मेदारी की तरह लिया। इसलिए डीन आज भी सैम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। और जॉन जो है सैम और डीन के बचपन में ज़्यादा नहीं रहा है क्योंकि वो हमेशा हंटिंग केसेस पर जाता रहता था। तो सैम और डीन भी हमेशा जॉन के साथ घूमते रहते थे और वो लोग का कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। कभी वो मोटल्स में रुकते थे तो कभी जॉन के फ्रेंड्स के घर। इस दौरान डीन ने भी जॉन से हंटिंग की ट्रेनिंग ले ली थी। डीन के पास एक कार है, उसका मॉडल है 67 इम्पाला और इसमें उसके सारे हथियार रखे रहते हैं सुपर नेचुरल बीइंग्स को मारने के लिए। और डीन अपनी कार से बहुत प्यार करता है। और हाँ, डीन इसमें बहुत ही चिल काइंड ऑफ कैरेक्टर है और वो हमेशा लड़कियों को पटाने की कोशिश करता रहता है और वो इसमें छोटी मोटी कॉमेडी भी करता रहता है। ऑल इन ऑल अपने तरीके से बोलूँ तो एकदम ही बिंदास और मस्त कैरेक्टर है डीन। आप लोगों को ये कैरेक्टर बहुत पसंद आएगा। ये टेंस और सीरियस सीन्स में भी सिचुएशन को अपनी कॉमेडी से हल्का करता रहता है। अब बात करते हैं सैम विंचेस्टर की। एक ट्विस्ट बताता हूँ आप लोग को। एक्चुअली जिस रात डीमन ने मैरी को मारा था उस रात वो डीमन सैम के लिए आया था, उसे मारने नहीं बल्कि कुछ और करने। अब वो क्या करने आया था वो जानने के लिए सीरीज देख लिए। हाँ, तो उस रात जब अजीजल सैम को मारने आया तो जब वो उसके रूम में गया सैम के, तो तभी मैरी आ जाती है उस रूम में और फिर वो मैरी को मार डालता है। तो सैम जब 8 साल का था तब तक भी उसे नहीं पता था कि जॉन एक हंटर है। वो जॉन को एक ट्रैवलिंग सेल्समैन समझता था। लेकिन एक दिन उसे जॉन की डायरी मिलती है जिसमें वो हर सुपर नेचुरल बीइंग का जिसके साथ उसका सामना हुआ है अब तक, उन सब के बारे में विस्तार से उसने लिखा हुआ था। वो डायरी सैम पढ़ लेता है और फिर वो जॉन से पूछता है इसके बारे में। फिर वो उसे सब कुछ बता देता है। फिर सैम 8 से 12 साल की उम्र के बीच में डीन और जॉन के साथ हंटिंग करना सीखता है। लेकिन फिर डीन को एक अनाथालय में डाल दिया जाता है। एक्चुअली डीन जब 16 साल का था तो वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और फिर उसे एक बॉय स्कूल में भेज दिया जाता है कानून द्वारा। तो सैम डीन से गुस्सा रहता था कि वो उसे छोड़ के क्यों चला गया। डीन के जाने के बाद सैम भी जॉन को छोड़ के अपनी आगे की पढ़ाई करने चला जाता है। तो डीन भी सैम से गुस्सा रहता है कि वो जॉन को छोड़ के क्यों चला गया। एनीवे, जब जॉन गायब होता है तो फिर सैम और डीन एक साथ मिल जाते हैं। हाँ, तो इसमें सैम का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था लॉ स्कूल के लिए।
तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें सैम को बहुत इंटेलिजेंट दिखाया है, इसलिए सारा रिसर्च वर्क सुपर नेचुरल बीइंग से रिलेटेड वो ही करता था। अब थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एक्चुअली एरिक क्रिप्की इस आइडिया को 10 साल से बहुत सारे नेटवर्क्स को सुना रहे थे, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कोई। फिर फाइनली वार्नर ब्रदर्स ने इसे एक्सेप्ट किया। तो एरिक क्रिप्की इसमें रिपोर्टर्स को दिखाने वाले थे जो जगह जगह जाके केसेस सॉल्व करते हैं, लेकिन वार्नर ब्रदर्स को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। तो एरिक ने फाइनली 2 भाइयों पर डिसाइड किया। एक्चुअली एरिक इस आइडिया से बहुत फैसिनेटेड थे, भूत और सुपर नेचुरल बीइंग से रिलेटेड कहानियों से, इसलिए वो इस आइडिया को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि इसमें कहानियाँ एक ही सिटी या स्टेट से ना हो, ये एक ट्रैवलिंग सीरीज हो। इसलिए इसमें डीन और सैम पूरे देश में जाके केसेस सॉल्व करते हैं। इसमें एक और रेगुलर कैरेक्टर सैम और डीन के साथ जुड़ता है, उसका नाम है कैस्टियल। ये कैरेक्टर एक्चुअली 3rd सीजन से इंट्रोड्यूस होता है और ये एक एंजल है, यानी कि स्वर्ग का दूत। तो शुरू में दिखाया है कि इस एंजल का भगवान पर बहुत भरोसा है, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी कैस्टियल दुनिया को देखता है और समझने की कोशिश करता है, तो उसको फिर भगवान से थोड़ी सी नफरत भी होने लग जाती है और कैस्टियल के अंदर इंसानी भावनाएं भी पैदा होने लग जाती हैं। और हाँ, चूंकि कैस्टियल एक एंजल है तो उसके पास सुपर पावर्स भी हैं, जैसे कि किसी भी डीमन को वो चुटकी बजाते ही मार सकता है, कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और किसी को भी हील कर सकता है, और भी बहुत सारे सुपर पावर्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और भी इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि इसमें लूसीफर का कैरेक्टर आएगा जिसे निभाया मार्क पेलेग्रिनो ने। लूसीफर एक्चुअली क्रिश्चियन माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है, उससे रिलेटेड एक कहानी बताता हूँ आपको। भगवान ने लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया था क्योंकि भगवान को इंसान ज़्यादा पसंद थे एज़ कम्पेयर टू एंजल्स, लेकिन लूसीफर को ये बात पसंद नहीं थी। इसलिए फिर भगवान ने अपने बेटे माइकल से कहा कि लूसीफर को नर्क के एक जेल में कैद कर दो, और सभी एंजल्स को इसमें भगवान के बेटे या बेटी के तौर में बताया जाता है। और माइकल और लूसीफर सबसे पहले 2 एंजल्स थे जो भगवान ने बनाए थे। सो लूसीफर और माइकल भाई हैं, एक्चुअली में सभी एंजल्स भाई बहन हैं। और मैं ये बता दूं आप लोगों को कि लूसीफर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है इस सीरीज में। लूसीफर वाकई में नाक में दम कर देता है सैम और डीन की और बाकी सब एंजल्स और डीमंस की भी। इसके बाद आता है कैरेक्टर क्राउली का, जिसे निभाया मार्क शेपर्ड ने। ये शुरू में तो विलेन रहता है सैम और डीन के लिए, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी ये एक एंटी हीरो काइंड ऑफ बन जाता है। एंटी हीरो क्या होता है ये मैंने आप लोगों को डेयरडेविल के रिव्यू वाले एपिसोड में समझा दिया था। और फिर क्राउली कई बार सैम, डीन और कैस्टियल की मदद करता है दुनिया बचाने में, और भी कई सारे विलेंस को हराने में वो सैम और डीन की मदद करता है। और इसमें एक और मस्त कैरेक्टर है जिसका नाम है रोवीना मक्लॉयड। इनका किरदार निभाया है रुथ कॉनेल ने, और इनकी एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी सीरीज में। ये भी बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। इसे इसमें एक विच दिखाया है और वो भी बहुत ही पावरफुल विच, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसे देख के आप लोग हंस पड़ेंगे। एनीवे, बाद में रिवील होता है कि रोवीना एक्चुअली में क्राउली की माँ है। ये वाले सीन्स तो फिर और भी फनी होते चले आते हैं। और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स आएंगे इसमें, जैसे कि लूसीफर का बेटा आएगा, भगवान की बहन यानी कि डार्कनेस आएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर भगवान रोशनी है तो उनकी बहन को अंधेरा बता दिया है इसमें। और खुद भगवान भी आएंगे इसमें, और भगवान के शब्द को ट्रांसलेट करने वाला एक कैरेक्टर आएगा। और भी बहुत सारे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आएंगे इसमें। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया था, ये सीरीज़ मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन्होंने ये सीरीज़ देख रखी है वो शायद इस रिव्यू को देखकर बोलेंगे कि इसको मस्ट वॉच नहीं देना चाहिए था, पर मेरे अपने कुछ रीजंस है इसे मस्ट वॉच देने के। तो एक्चुअली 7-8 सीजन के बाद आपको लगेगा कि कहानी शायद प्रिडिक्टेबल हो गई है, या खिंच रही है, या बोरिंग हो गई है। ऐसा काइंड ऑफ होता भी है, और मैंने इसे 8 सीजन्स के बाद देखना बंद भी कर दिया था। लेकिन फिर कुछ महीने बाद मुझे वो सैम और डीन के केसेस सॉल्व करना और उनकी केमिस्ट्री और सभी कैरेक्टर्स की आपस में भी केमिस्ट्री याद आने लगी, तो मैंने फिर से इसे देखना शुरू किया। लेकिन अब इसे देखने का मेरा नज़रिया बदल चुका था। मैं इसे मोस्टली केसेस के लिए देखता था। जो बड़ी कहानी 1 सीज़न की होती थी उससे मुझे इतना लगाव नहीं था। एक्चुअली में जो केसेस सैम और डीन सॉल्व करने जाते थे वो काइंड ऑफ 90s वाली हॉरर फिल्मों का एक नॉस्टैल्जिया सा होता था, क्योंकि जो पुरानी फिल्मों में एक ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी होती थी ना हॉरर फिल्मों को लेके, वो आजकल की हॉरर फिल्मों में नहीं मिलता। बल्कि आजकल की हॉरर फिल्में खुद ही पुराने समय में सेट होती हैं। वही नॉस्टैल्जिया मुझे इसके एपिसोड्स को देख के मिलता था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चीज़ इस सीरीज़ की पसंद आएगी।
खासकर जो हॉरर जॉनर के फैंस हैं, और इसमें मिस्ट्री और थ्रिलर भी भरपूर है। बस इसी वजह से मैं इसे मस्ट वॉच दे रहा हूँ। एनीवे एक्टिंग सभी की अच्छी है, और हाँ, कहानियाँ एक्चुअली में अच्छी है। बहुत ही नई और इनोवेटिव कहानियाँ हैं। खासकर जब लूसीफर आएगा ना, वो वाले सीजन्स तो लाजवाब हैं, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल विलेन है। इस सीरीज़ ने भी ढेर सारे अवार्ड जीते हैं, और इसके कुछ स्पिन ऑफ्स भी आए हैं, जैसे कि सुपरनैचुरल ब्लड लाइन्स, वेवर्ड सिस्टर्स, सुपरनैचुरल द एनिमे सीरीज़, और अभी एक द विंचेस्टर्स करके शुरू हुआ है। द विंचेस्टर्स एक्चुअली सुपरनैचुरल की प्रीक्वल सीरीज है, जिसमें सैम और डीन के माता पिता यानी कि जॉन और मैरी पर फोकस किया गया है। और इस सीरीज़ को जेंसन एकल्स, जिन्होंने डीन का किरदार निभाया है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो ही इस सीरीज़ के नरेटर भी हैं। अब बात करते हैं कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की। पहला फैक्ट यह कि इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बॉबी सिंगर, और उनका किरदार निभाया है जिम बीवर ने। उन्हें एक्चुअली सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए लिया गया था, और वो एक्चुअली शो के प्रोड्यूसर और शो रनर भी रहे हैं, लेकिन उनका किरदार ऑडियंस को बहुत पसंद आया, तो फिर उन्होंने कुछ सीजन्स में काम किया है। एक्चुअली में वो इसमें सैम और डीन के काइंड ऑफ फादर फिगर की तरह है, और वो भी हंटर है इसमें। दूसरा फैक्ट यह कि जैरेड पैडेलेकी यानी कि जिन्होंने सैम का किरदार निभाया है, उन्हें एक एक्शन सीन में कंधे पर चोट लग गई थी रियल लाइफ में, तो फिर उन्हें एक प्लास्टर पहना दिखाया जाता है एक एपिसोड की शुरुआत में ही, और उसके लिए फिर राइटर्स ने कुछ ऐसे ही एक बैक स्टोरी लिख दी थी कि सैम को चोट कैसे लगी हाथ में। तीसरा फैक्ट यह कि किसी भी कास्ट को उम्मीद नहीं थी कि ये शो इतना लंबा चलेगा, तो जब इस सीरीज़ के 100th एपिसोड की पार्टी हुई, तो उस पार्टी में लोगों ने ऐसे ही मजाक किया कि अब 200th एपिसोड की पार्टी में मिलेंगे अगली बार, और वाकई में फिर 200 एपिसोड की पार्टी भी हुई, और उसके बाद 300th एपिसोड की भी पार्टी हुई। चौथा फैक्ट यह कि एक पर्टिकुलर घड़ी है जो ऑलमोस्ट आपको हर एपिसोड में दिखाई देगी। पांचवा फैक्ट यह कि जेफरी डीन मॉर्गन, जिन्होंने जॉन विंचेस्टर का किरदार निभाया है, वो जेंसन एकल से सिर्फ 12 साल बड़े हैं, जिन्होंने डीन का किरदार निभाया है। छठा फैक्ट यह कि एक्चुअली में जैरेड पैडेलेकी बहुत लंबे हैं। उनकी हाइट है 6 फुट 5.5 इंच। तो उनका जब भी बेड पर सोने का सीन होता था सीरीज़ में, तो उनके थोड़े से पैर लटके रहते थे बेड से। सातवां फैक्ट यह कि जेंसन ने पहले सैम के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन फिर जब जैरेड ने सैम के लिए ऑडिशन दिया तो प्रोड्यूसर्स को जैरेड फिट लगे सैम के रोल के लिए, तो फिर उन्होंने जेंसन को डीन का रोल ऑफर किया। जेंसन ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि उन्हें एक्चुअली डीन के रोल में ही इंटरेस्ट था। आठवां फैक्ट यह कि वैसे तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन विंचेस्टर नाम के पीछे की ये कहानी सुनिए। सैरा विंचेस्टर नाम की एक महिला थी जो कैलिफोर्निया में रहती थी। उनके पति एक बहुत बड़े बंदूकों के व्यापारी थे। वो एक मैंशन बना रहे थे, मैंशन माने बहुत बड़ा बंगला टाइप से, और उसका कंस्ट्रक्शन 38 साल तक चलता रहा, 38 ईयर्स तक। लोगों ने कहा कि अगर इस घर का कंस्ट्रक्शन रुका तो जितने भी लोग विंचेस्टर राइफल से मारे गए हैं उनकी आत्माएं फिर आकर परेशान करेगी विंचेस्टर फैमिली को, अगर इसका कंस्ट्रक्शन रुका। और एक्चुअली मैंशन का डिज़ाइन बहुत ही स्ट्रेंज है। इस मैंशन में बहुत सारे डेड एंड्स हैं और सीढ़ियाँ हैं जो कहीं नहीं जाती, बस ऐसे ही खाली जगह तक जा रही हैं सीढ़ियाँ। सैरा का कहना था कि उन्होंने ऐसा डिज़ाइन आत्माओं को कंफ्यूज करने के लिए बनाया है। नौवां फैक्ट यह कि क्रिएटर एरिक क्रिप्की पहले इसमें 1965 मस्टैंग कार दिखाने वाले थे डीन की, लेकिन फिर उनका माइंड चेंज हो गया जब उनके पड़ोसी ने कहा कि आपको 67 इम्पाला दिखानी चाहिए डीन की कार, क्योंकि उसमें एक लाश आराम से आ सकती है, और जिस हिसाब से सीरीज़ का कंसेप्ट है वो इसमें बहुत काम आएगा। ऊपर से वो एक मैनली कार लगनी चाहिए, मर्दाना कार, जिसके सड़क पर आते ही लोग अपनी कार को लॉक कर लें और उस कार से डरे। और इस पूरी सीरीज़ में एक्चुअली 5 इम्पालाज यूज़ हुई हैं। 10वां फैक्ट यह कि कहानी के मुताबिक डीन के शरीर पर बहुत सारे टैटूज़ दिखाने वाले थे, लेकिन फिर नहीं दिखाया गया क्योंकि शो का उतना बजट नहीं था। 11वां फैक्ट यह कि अरे हाँ, ये बात तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि ये लोग कमाते खाते कैसे हैं इस सीरीज़ में, ये सुनिए। तो ये लोग एक्चुअली क्रेडिट कार्ड स्कैम से कमाते हैं, या पूल खेल के या पोकर गेम्स खेल के। 12वां फैक्ट यह कि जेंसन एकल्स और जैरेड पैडेलेकी ने अपने करियर में सुपरमैन के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया है। 13वां फैक्ट यह कि कैस्टियल इसमें डीसी सुपर हीरो जॉन कॉन्स्टेंटीन की तरह कपड़े पहनता है। 14वां और आखिरी फैक्ट यह कि यह पहला लॉन्गेस्ट रनिंग शो है जिसने एक भी एमी अवार्ड नहीं जीता है।
IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.4, जिसे रेट किया है लगभग 4.5 लाख लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच है, आपको बहुत ही अच्छी सीरीज लगेगी। केसेस हर एपिसोड में बहुत ही नए नए और इंटरेस्टिंग आते हैं। सैम और डीन की केमिस्ट्री ऑसम है, कहानी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।